जब भी एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी 4 फितरी ज़रूरियात होती हैं। उसकी इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, उसकी इमोशनल नीड्स हैं, उसकी फिजिकल। फिज़िकल नीड्स हैं और उसके साथ-साथ उसकी सोशल नीड्स हैं। बिल्कुल। व्हेन इट कम्स अबाउट इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल नीड्स, तो वो घर जहाँ पे एक माँ अपने बच्चे के साथ रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन करती है, जहाँ पर माँ-बाप अपने बच्चे के साथ गपशप लगाते हैं, जहाँ पर माँ-बाप अपने बच्चे को अनकंडीशनल प्यार, मोहब्बत और तवज्जो देते हैं, वहाँ पर एक बच्चे की जो इननेट क्रिएटिविटी है, रैशनल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं, वो नर्चर होती हैं, बिल्कुल, राइट? ऐसा ही। लेकिन एक छोटे से बच्चे को आप अपने गले से उतार के आप स्कूल के हवाले कर दें और आप ये समझें कि उस बच्चे की इमोशनल नीड्स पूरी होंगी या उस बच्चे की इंटेलेक्चुअल नीड्स पूरी होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो क्लासरूम्स हैं वहाँ पर सबको एक ही छड़ी से हाँका जाता है। और जब मैं बात करता हूँ कि हमारे क्लासरूम्स में सभी स्टूडेंट्स को एक ही छड़ी से हाँका जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे टीचर्स एक बच्चे की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। वो उसके टैलेंट को, उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो समझते हैं कि अगर मिस्टर ए मैथ्स में 100/100 ले रहा है तो मिस्टर बी को भी मैथ्स में 100/100 लेने चाहिए। बिल्कुल। वो समझते हैं कि अगर मिस्टर सी साइंस में 100/100 ले रहा है तो मिस्टर डी को भी साइंस में 100/100 लेने चाहिए। देखें जवेरिया, इस हवाले से हार्वर्ड गार्डनर की बड़ी अच्छी किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड। उसमें उसने बताया है कि दुनिया में हर बच्चे की इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है। बिल्कुल। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, ये बच्चे बहुत अच्छे आइडियाज़ देते हैं। जी। कुछ बच्चे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के मालिक होते हैं, ये बच्चे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, ये बच्चे बहुत अच्छी सोशल स्किल्स रखते हैं। कुछ बच्चों के अंदर डेटा इंटेलिजेंस है, न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस है, ये बच्चे डिजिट्स में बहुत अच्छे होंगे, ये बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होंगे। कुछ बच्चों के अंदर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होती है, वो बच्चे कायनात की एग्जिस्टेंस के बारे में, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चंस उठाते हैं। इसी तरह कुछ बच्चों के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, वो बच्चे नात बड़ी अच्छी पढ़ेंगे, किरात बहुत अच्छी करेंगे, गाना बहुत अच्छा गाएंगे। कुछ बच्चों के अंदर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, वो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी माइंड और बॉडी की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होगी। यही वो बच्चे हैं कि जो डांस बहुत अच्छा करते हैं, राइट? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी, वो तहरीर बड़ी अच्छी लिखेंगे। कुछ बच्चों के अंदर वर्बल इंटेलिजेंस होगी। सो हर बच्चा जो है वो एक डिफरेंट इंटेलिजेंस के साथ पैदा हुआ है। जब आप सब बच्चों को एक ही नज़र से देखेंगे और आप सिस्टम की कंपल्शंस में रहते हुए सभी बच्चों से डिमांड करेंगे कि वो आपको एक जैसे नताइज दें, तो फिर मसला पैदा होता है। इस हवाले से जैक एंड फील्ड ने बड़ी अच्छी बात की। उसने अपनी पोइम्स बुक चिकन सूप फॉर द सोल में वो कहता है कि जंगल में फैसला हुआ कि हम एक स्कूल खोलेंगे और उस स्कूल में 4 डिसिप्लिन सिखाए जाएंगे, क्लाइंबिंग, रनिंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। अब ऐसा हुआ कि जो रैबिट था वो रनिंग में 100/100 ले रहा था, लेकिन जब उसको स्विमिंग की क्लास में भेजा जाता था तो उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता था। वो कहता था भाई खुदा का नाम है, मुझसे रनिंग जितनी मर्जी करवा लो लेकिन स्विमिंग में नहीं कर सकता। तो टीचर ने क्या किया, टीचर ने कहा कि खबरदार, तुमने रनिंग की, तुम्हारी आज से रनिंग बंद है, तुमने स्विमिंग में एक्स्ट्रा क्लास लेनी है ताकि तुम स्विमिंग में अच्छा परफॉर्म कर सको। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जी जो स्क्विल थी वो क्लाइंबिंग में 100/100 लेती थी, लेकिन जब उसको कहा जाता था तुमने स्विमिंग करनी है या फ्लाइंग करनी है तो वो क्लैप्स कर जाती थी। उसमें उसके 0 नंबर आते थे और टीचर उसको कान पकड़ाती थी, पनिश करती थी, उसके पेरेंट्स को कॉल करती थी कि ये देखें ये क्लाइंबिंग में 100/100 ले रही है लेकिन स्विमिंग में और फ्लाइंग में ये 0 ले रही है, इसको समझाएं। और वो उसको फेंटी लगाई जाती थी। और वो रोती थी, वो कहती थी कि भाई मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, प्लीज़ मुझसे आप ये ना करवाएं, स्विमिंग ना करवाएं, फ्लाइंग ना करवाएं। अच्छा, जो था ना फिश और डक थी, वो स्विमिंग में 100/100 लेती थी, लेकिन जब फिश को कहा जाता था तुमने फ्लाइंग करनी है
तो फिश कहती थी भाई मैं फ्लाइंग तो नहीं कर सकती, और टीचर उसको इस बात पे सज़ा देती थी, इस बात पे सारी क्लास के सामने उसको ह्यूमिलिएट किया जाता था, उसकी तस्लील की जाती थी। अब आते हैं क्लास के बैड चाइल्ड की तरफ। ईगल वॉज अ बैड चाइल्ड। ईगल बैड चाइल्ड क्यों था कि ईगल जो है वो अपनी मर्ज़ी से फ्लाइंग करता था। टीचर कहती थी कि मैं इसको कहती हूँ कि तुम पहले दरख्त पर क्लाइंब करो, क्लाइंब करके फिर तुम फ्लाइंग करो, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी करता है, ये मेरी बात नहीं मानता। तो ये जो मैंने बात कही ना कि वो नॉम चॉम्स्की कहता है कि हमारे क्लासरूम्स में बच्चों के अंदर ओबीडियंसी डेवलप की जाती है, कि बच्चा अथॉरिटी को कितना एक्सेप्ट करता है, बच्चा आपकी बात कितनी मानता है, आपकी ताबे फरमानी कितनी करता है। I mean, ये जो स्लेव मेंटालिटी है ना, ये हमारी क्लासरूम्स में डेवलप होती है। आप एक बच्चे को गुलाम बना देते हैं क्लासरूम्स में। गुलाम कैसे बनाते हैं कि बच्चे को सवाल करने की इजाज़त नहीं है, बच्चे को वो काम करने की इजाज़त नहीं है जिस काम में उसकी दिलचस्पी है। ये जो हम बात करते हैं ना दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम की, तो उसमें जवेरिया स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है, उसमें टीचर सेंटर्ड लर्निंग नहीं होती। उसमें ये नहीं होता कि एक टीचर आएगी क्लासरूम में वाइट बोर्ड पे लिखेगी और जो उसने लिख दिया और स्टूडेंट्स ने उसको कॉपी कर लिया है, स्टूडेंट्स रॉट लर्निंग करेंगे और अगले दिन आके वो फर टीचर को सुना देंगे और टीचर क्लास में क्लैपिंग करवाएगी कि ये कितनी ज़हीन बच्ची है या कितना ज़हीन स्टूडेंट है। ऐसा नहीं होता। उसमें स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होती है। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग का मतलब ये है कि एक बच्चे के लर्निंग स्टाइल को अंडरस्टैंड किया जाता है। एक बच्चे को इजाज़त होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से जिस अंदाज से सीखना चाहता है वो सीखे। नंबर 1, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग का मतलब ये है कि आप रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन करते हैं, आप क्वेश्चंस उठाते हैं, आप बच्चों के क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। उसमें ये नहीं होता कि आपने क्लास में आते ही बच्चों की फीलिंग्स को, बच्चों की इमोशनल स्टेट को अंडरस्टैंड किए बगैर आपने ताबड़तोड़ एक इल्मी हमला कर दिया है। जैसे गोलों की बम्बार्डमेंट होती है ना, तो आपको नहीं पता चलता कि गोला कहाँ से आ रहा है। इसी तरह क्लासरूम्स में बच्चे अपनी एक ख़ास इमोशनल स्टेट में हैं, उनकी कुछ फीलिंग्स हैं, और एक टीचर आता है तो वो इल्मी बम्बार्डमेंट करना शुरू कर देता है। उसके लिए कोर्स को कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोर्स को डिस्कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो एक बच्चे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करता कि बच्चा क्लास में किस इमोशनल स्टेट में बैठा हुआ है। जैसे वो माया एंजेलो बड़ी खूबसूरत बात करती है कि वो कहती है कि आई हैव लर्न people will forget what you did, people will forget what you said, but people will never forget how you made them feel. That's the reason कि हम देखते हैं कि जैसे ही एक टीचर क्लास में आती है तो बच्चे दुबक के बैठ जाते हैं। बच्चों को ऐसे लगता है कि जैसे हिटलर आ गया, राइट? बच्चों को ऐसे लगता है कि जैसे स्टालिन और वो मिसोलिनी आ गया, राइट? होता ये है कि देखें जवेरिया, आपने क्लास में आके सबसे पहले बच्चों को अच्छा फील करवाना होता है। हम क्या करते हैं या हम क्या देखते हैं कि एक टीचर क्लास में आती है और वो बच्चों को अच्छा फील करवाए बगैर वो या तो वो लेसन स्टार्ट कर देती है, या वो बुक्स चेकिंग होगी या होमवर्क चेकिंग होगी। वो ये नहीं देखती कि एक बच्चा क्लास में अगर वरीड बैठा हुआ है, एक बच्चा अगर गुमसुम बैठा हुआ है, एक बच्चा अगर दुबक के बैठा हुआ है, एक बच्चा अगर परेशान दिखाई दे रहा है, स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? उसका एक ही मुद्दा और मकसद है कि उसने बस कोर्स को कवर करना है। गो कि इसमें सिस्टम की कंपल्शंस हैं, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव कि आप लर्निंग उस वक्त करवा सकते हैं जब आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छा फील करवाएंगे। आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छा फील करवाए बगैर कभी भी लर्निंग नहीं करवा सकते।